नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली सभी परीक्षाओं में सेंसस 2021 से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कैबिनेट ने जनगणना 2021 का कार्य प्रारंभ करने के लिए और एनपीआर को अपडेट करने के लिए अपनी परमिशन दे दी है, अपनी स्वीकृति दे दी है। तो जनगणना 2021 की आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से शुरुआत हो चुकी है। और जनगणना हमेशा सामान्य अध्ययन में जीके में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है क्वेश्चन पूछे जाने के लिए। विशेषकर अगर हम समीक्षा अधिकारी की प्रश्न पत्रों की बात करें तो समीक्षा अधिकारी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है, यानी कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन तक या उससे भी ज़्यादा जो है जनगणना से पूछे जाते हैं। अब ये जनगणना जो है इसकी शुरुआत हुई है, हालांकि इसके भी आंकड़े नहीं आए हैं क्योंकि अभी ये शुरू ही नहीं हुई है। तो लेकिन इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें क्या नया है जो पिछली जनगणना में नहीं था, और इसमें नवाचार यानी क्या क्या इनोवेशंस किए जा रहे हैं, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। जनगणना के इतिहास के बारे में जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए और साथ ही साथ जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्क करता चल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को उनको नोट करते जाइए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बीईओ के लिए जो आप लोग जो है लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बीईओ में आप अभी भी प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने के लिए एंट्री को क्लोज नहीं किया गया है। आप उसके लिए आपके सामने एक नंबर है 9506742546 पर, इस पे कॉल करके बात कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और हमारा जो डेमो टेस्ट का पीडीएफ है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये किस तरह का प्रोग्राम है, इस क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा, क्या इसमें वीडियो शामिल है, तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें कोई भी वीडियो लेक्चर शामिल नहीं है। वीडियो लेक्चर जो भी हैं सब चैनल पर आपके लिए बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए। यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने, 15 टेस्ट के फॉर्म में क्रैश कोर्स को बनाया है, यानी टेस्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, और साथ में उसकी व्याख्या में उसके पूरे टॉपिक को क्लियर करने के लिए नोट्स दिए गए हैं। यानी आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के साथ साथ 15 टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, और वो पीडीएफ 80 से 100 पन्ने की पर टेस्ट की है। तो पूरा का पूरा उसमें सिलेबस को कवर करने के लिए स्टडी मटेरियल है नोट्स के फॉर्म में, और उसका फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन आंसर का है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट जो है हमेशा से पढ़ने में इंटरेस्टिंग रहा है। और सिलेबस के जितने भी एरियाज जहां से क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा संभावना पूछे जाने की, उनको इसमें कवर किया गया है। यानी एक तरह से कहें तो हमने 100% सिलेबस को इसमें कवर कर लिया है। करंट अफेयर्स के भी 4 टेस्ट हैं, तो आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, इस नंबर पे आप संपर्क करें। और किस तरह का ये टेस्ट है इसके बारे में जो है आप जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डेमो टेस्ट का लिंक दिया है, पीडीएफ फाइल, उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, या इस नंबर पे बात करके आप डेमो टेस्ट की पीडीएफ को मांग सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जनगणना 2021, जिस तरह से जनगणना 2011 को हम लोग पिछले 10 सालों से पढ़ रहे हैं, उनके नोट्स बना रहे हैं, लगातार उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आपके सामने जनगणना 2021 के भी आंकड़े जो है 1 साल बाद आ जाएंगे। जन भागीदारी से जन कल्याण, ये क्या है, ये जनगणना 2021 का थीम है, यानी इसका मोटो या इसकी जो है टैग लाइन है, जिसको आपको याद रखना है। ये सीधे सीधे इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो जनगणना जो है ये महापर्व की तरह होता है, क्योंकि भारत जैसे इतने विशाल देश में, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ पर जनगणना कराना और सटीकता से आंकड़ों को दर्ज करके उनका विश्लेषण करके उनका निष्कर्ष निकालना अपने आप में एक चुनौती है, एक बहुत बड़ा कार्य है। तो भारत उन लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहां विश्व की सबसे विशाल जनगणना की गौरवशाली प्रथा रही है। यह मात्र सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण नहीं है, अपितु यह अनेक विकास नीतियों, सामाजिक अनुसंधानों एवं नवाचारों की रूपरेखा बनाने में भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है लाइन क्या है, ये इंगित करती है कि जनगणना किसी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम सबसे पहले जनगणना के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। तो भारत में जो पहली जनगणना कराई गई थी
वो कब कराई गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। लेकिन इस जनगणना को व्यवस्थित जनगणना नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आंकड़े लिए गए थे वो रैंडम थे और ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक नहीं था। भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना जो नियमित रूप से शुरू हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। भारत की पहली जनगणना अगर सिंपली ये पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन भारत की पहली नियमित जनगणना, भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना ये कब प्रारंभ हुई? ये 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। 1881 से लगातार भारत में हर 10 वर्ष पर जनगणना कराने की व्यवस्था की जाती थी। ये एक जो है सिस्टम बन गया जो आज तक जारी है। पहली बार जनगणना के लिए एक अलग विभाग का निर्माण कब हुआ? तो जब पहली बार जो है व्यवस्थित जनगणना हुई यानी 1881 में, तभी लॉर्ड रिपन ने जो है ये अलग विभाग ही बना दिया जनगणना के लिए, क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से जनगणना कराने, उसके आंकड़ों का संग्रह करने, उसका विश्लेषण करने, उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए जरूरी था कि एक अलग विभाग हो सरकार में जो जनगणना का कार्य देखे। जनगणना का उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर होता है, यानी भारत का वो सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है जो जनगणना के लिए उत्तरदायित्व होता है जिसके पास? तो सेंसस कमिश्नर। 1941 तक इस पोस्ट को सेंसस कमिश्नर या जनगणना आयुक्त कहा जाता था। लेकिन उसके बाद में जो है ये व्यवस्था परिवर्तित हुई। कैसे? 1949 में सेंसस कमिश्नर का पद का नाम परिवर्तित कर इसे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कर दिया गया। हिंदी में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त इसका जो है नाम कर दिया गया 1949 में। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत में वर्तमान में कौन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है? तो श्री विवेक जोशी ये वर्तमान समय में जो है जनगणना आयुक्त हैं। 2011 की जब जनगणना संपन्न हुई थी उस समय चंद्रमौली साहब जो थे वो जनगणना आयुक्त थे। आगे चलते हैं। जनगणना कार्य को गृह मंत्रालय के अधीन कब किया गया? तो 1949 में जब पदनाम परिवर्तित किया गया जनगणना आयुक्त का, जब उसमें महापंजीयक लगाया गया, उसी समय 1949 में ही जनगणना कार्य को गृह मंत्रालय के अधीन ला दिया गया। क्योंकि पहले क्या था, जनगणना का एक अलग विभाग था, लेकिन ये विभाग जो है अति महत्वपूर्ण होने के कारण और इसको जो है गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जनगणना जो है किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो जनगणना का जो कार्य है ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारत में पहली बारी जाति आधारित गणना हुई कब? 2011 से। 2011 से पहले जो है जाति आधारित गणना की प्रथा जो है वो बंद थी, लेकिन पहले होती थी कब? ब्रिटिश काल में। यानी 1951 से 2011 तक जो है जितनी भी जनगणनाएं हुई उसमें जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई, लोगों का कास्ट नहीं पूछा गया। लेकिन 1872 में जब पहली जनगणना हुई थी उसके बाद से प्रत्येक जनगणना में, यानी 1881 से प्रत्येक जनगणना में धर्म और जाति से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात जनगणना में जातिगत सवालों को पूछना बंद कर दिया गया था। ऐसा माना गया कि भारत अब स्वतंत्र हो चुका है और यहाँ पर जातिगत तरीके से आंकड़े जुटाना या जातिगत तरीके से जो है किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना वो उचित नहीं है। तो ऐसा इसी सोच के साथ जो है जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में समझ में आया कि चूंकि भारत में आरक्षण व्यवस्था जो है जातिगत आधार पर लागू है, तो ऐसी स्थिति में जातिगत आधार पर जो है आरक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाए जाने और सरकारी नौकरियों में चूंकि आरक्षण लागू है तो कोटा निर्धारित करने के लिए और कई तरह के कार्यों में आपको ये पता होना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हमारे देश में निवास करते हैं। उसी हिसाब से उनके उत्थान के लिए,
उनको आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बन सकें। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2011 से फिर से जो है जनगणना में जाति आधारित जनगणना को जोड़ दिया गया। 1941 में जाति से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आंकड़ों को संकलित नहीं कर पाया गया, क्योंकि पूरी मशीनरी जो है भारत सरकार की जो है द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दी गई थी। इस कारण जो है इसको जो है पीछे कर दिया गया और जो जातिगत आंकड़े इकट्ठा भी किए गए थे उनको जो है संकलित नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात 1951 से लेकर और 2011 तक जातियों की गिनती का कार्य बंद कर दिया गया था। भारत 1872 से अब तक कुल 15 जनगणनाएं भारत में हो चुकी हैं। यानी 15वीं जनगणना कौन सी थी? 2011 वाली। 2011 वाली 15वीं थी और 2021 की जो आपके सामने होने जा रही है वो कौन सी हो जाएगी? वो जो है 16वीं जनगणना हो जाएगी। और इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा चुका है कि 2011 की जो जनगणना थी, अगर इसको हम बात करें कि ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और 2021 की जनगणना जो 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान से जो है याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जनगणना कानून 1948 और जनगणना नियम 1990 जनगणना के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। इसका मतलब क्या है कि जो जनगणना का कार्य कराया जाता है इसकी एक लीगल पोजीशन है और ये लीगल पोजीशन जो है ये किस में दी गई है? जनगणना कानून के माध्यम से इसको वैधानिक बनाया गया है। साथ ही में जनगणना नियम 1990 भी इसमें शामिल है। फिर अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसको हम एनपीआर कहते हैं। तो नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियम 2003 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भारत में पहली बार 2010 में तैयार किया गया था। आधार से जोड़े जाने के बाद 2015 में इसको अपडेट किया गया था, यानी अद्यतन किया गया था। अब 16वीं जनगणना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसकी कार्य योजना क्या है, इसका वर्क प्लान क्या है, ये भी जो है हमको देखना है। तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना 2021 की प्रक्रिया को प्रारंभ करने तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को दी है। यानी 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट ने जनगणना कराए जाने की स्वीकृति दे दी है। जनगणना 2021 1872 से भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, ये हम जान चुके हैं। जनगणना 2021 की थीम जो मैंने शुरुआत में आपसे डिस्कस की थी, जन भागीदारी से जन कल्याण, और इसको अगर इंग्लिश में पूछ लिया गया तो पीपुल्स पार्टिसिपेशन फॉर पीपुल्स वेलफेयर। तो आपको दोनों ही तरीके से याद रखना है। जब 2011 की जनगणना आई थी तो इसका जो है जो टैग लाइन है यानी इसकी जो थीम है पूछी गई थी। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि 2021 की थीम इस साल आने वाले लगभग आधे पेपरों में जरूर पूछी जाएगी। देश की 16वीं जनगणना के रूप में जनगणना 2021 की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी? अप्रैल 2020 से, यानी कुछ ही जो है महीनों में शुरू होने जा रही है। और ये जो 16वीं जनगणना है ये 2 चरणों में कराई जा रही। कौन कौन से चरण है? पहला चरण प्रारंभ होगा 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। इस चरण में क्या होगा? इस चरण में बेसिकली मकानों की गिनती होगी। सभी के पास जो एरिया होंगे वो अपने एरिया में मकानों की मैपिंग करेंगे कि हमारे एरिया में मकान कितने हैं, प्लॉट्स कितने हैं, ये सब उसमें दर्ज होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? हाउस लिस्टिंग, यानी हाउस की सूची बनेगी और हाउस का सेंसस होगा, यानी घरों की गणना होगी। उस समय जो है कोई आपके घर जाके आपका नाम पता नहीं पूछेगा, केवल वहां पर पहले घरों का विवरण दर्ज किया जाएगा कि किस एरिया में कितने घर हैं। द्वितीय चरण जो होगा इसी में जो है बाकी सारे काम होंगे, जो प्रश्नावलियां, जो अनुसूचियां तैयार की गई हैं उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा रिकॉर्ड लिखा जाएगा। तो ये शुरू होगा 9 फरवरी से और 28 फरवरी 2021 तक ये चलेगा पूरा कार्य। जनगणना कार्य पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस फिगर को याद कर लीजिएगा,
जनगणना पर 8,754.23 करोड़ जो है रुपए खर्च होंगे और एनपीआर को यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन को अपडेट करने के लिए 3,941.35 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो इतनी भारी भरकम राशि खर्च करके हमको मिलता क्या है, जो आंकड़े मिलते हैं जनगणना के, और अगर वो बहुत सटीक आंकड़े हैं तो हम जितनी भी देश की प्लानिंग है, अर्थव्यवस्था से संबंधित, सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित, सबको जो है बहुत ही सटीकता से बना पाते। जनगणना कार्य भारत के सभी क्षेत्रों में संपन्न कराया जाएगा, जबकि एनपीआर को अद्यतन करने का कार्य असम को छोड़ के पूरे भारत में कराया जाएगा, क्योंकि एनपीआर की व्यवस्था असम में पहले ही की जा चुकी है। जनगणना एक्ट की धारा 8 और उपधारा 1 के तहत होने वाली जनगणना प्रक्रिया के प्रश्नों की सूची सभी विभागों को सौंप दी गई है। 16वीं जनगणना में 31 प्रश्नों की नियमावली तैयार की गई है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि 16वीं जनगणना 2021 में कितने प्रश्नों की सूची है, तो आपको बताना होगा कि 31 प्रश्नों की सूची या 31 प्रश्नावलियां तैयार हुई हैं। अब इसमें 31 में क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्या पूछा जाएगा, जो जनगणना करने वाले प्रगणक कर्मचारी आपके घर आएंगे वो आपसे इस तरह का ब्यौरा लेंगे। मकान का स्टेटस क्या है, ओनरशिप स्टेटस क्या है, मकान नंबर क्या है। यहाँ स्टेटस का मतलब क्या है कि आपका घर MIG है, LIG है, HIG है, लग्जरी है, या आप जो है रेंट पे रहते हैं, किस तरह से है, तो ये सब जो है उसके बारे में। मकान की मुखिया का नाम, लिंग, मकान उपभोग का मकसद क्या है, यानी कॉमर्शियल मकान है आपका या आपका रेजिडेंशियल मकान है, तो ये पूरी तरह इस तरह से आपके बारे में सारी जानकारी जो है पूछी जाएगी। संचार माध्यम में आपके घर में क्या है, डिजिटल माध्यम में क्या है, किस जाति वर्ग से आप संबंधित हैं, मकान की सीलिंग एवं दीवारों में सीमेंट लगा है या गारे से जो है जोड़ा गया है, यहाँ तक भी ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इस प्रश्नावली के 31 प्रश्नों के माध्यम से जनसंख्या के सामाजिक और जातिगत स्तर का पता लगाया जाएगा। सामाजिक स्तर में क्या पता लगाएंगे, क्या आप उच्च वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, या बिलो पॉवर्टी लाइन है, या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ विशेष स्कीम्स होती हैं वो केवल BPL परिवारों के लिए ही बनती हैं। फिर मोबाइल नंबर के लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मोबाइल नंबर आपका जरूर दर्ज किया जाएगा, लेकिन वो केवल जनगणना के कार्य तक ही सीमित रहेगा, उसका जो है कोई बाद में उपयोग नहीं किया जाएगा किसी अन्य प्रयोजन में। और जनगणना प्रक्रिया में आपके बैंक खाते कहाँ हैं, कितने हैं, उनका नंबर क्या है, इस तरह के सवाल कोई भी नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो समझ लीजिए वो आपसे जानबूझ के एक्स्ट्रा जानकारी ले रहा है, जिसके लिए आप जो है निश्चित रूप से उसको मना कर सकेंगे। बैंक खाते की जानकारी पूछना बैन है। अब वो तो कार्य योजना की बात की, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या ऐसी चीजें हैं इस जनगणना में जो पहली बार होने जा रही हैं और जो इसको जो है एक जो है व्यवस्थित जनगणना बनाता है। तो 16वीं जनगणना पूरी तरह से पेपरलेस है, कहीं भी कागज पत्तर पे कुछ नहीं नोट किया जाएगा, सब कुछ डिजिटल माध्यम से ही नोट किया जाएगा। हाईटेक है, यानी इसमें उच्च तकनीकी का उपयोग हो रहा है, स्मार्टफोन का, लैपटॉप का, टैब का, इन सब का प्रयोग होगा। स्पीडी होगा, यानी तेजी से, त्वरित गति से जनगणना होगी। जीरो डुप्लीकेसी, ऐसा कोई ये नहीं है कि एक व्यक्ति के 2 मकान हैं 2 अलग अलग जिलों में और वो दोनों जगह अपनी जनगणना करा ले, दोनों जगह वहाँ पर जो है दर्ज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। जैसे ही उसकी एक जगह एंट्री होगी, दूसरी जगह उसकी एंट्री अपने आप जो है पकड़ में आ जाएगी और डुप्लीकेसी की कोई संभावना नहीं रहेगी। और जो पहले हाथ से भरने में मानवीय त्रुटियां हो जाती थी, ह्यूमन एरर हो जाते थे, वो पूरी तरह से इस बार बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार हर चीज़ जो है डिजिटल तरीके से दर्ज हो रही है। किसी क्षेत्र में डिजिटल लिए गए आंकड़ों पर बटन प्रेस होते ही इन आंकड़ों की सूचना दिल्ली तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सारे जो है डिजिटली जो है एक दूसरे से पोर्टल से जुड़े रहेंगे। लखनऊ में किसी घर में कोई जैसे ही जनगणना पूरी हुई, सारे सवाल फीड हो गए, जैसे ही यहाँ बटन अपडेट होगा, बटन दबाया जाएगा, वो तुरंत अपडेट हो जाएगा और नेशनल पोर्टल पर जो आदमी दिल्ली में बैठा हुआ होगा
वो तुरंत जो है उसको देख सकेगा। आंकड़ों का जो संग्रहण है, कलेक्शन है और उसका क्लासिफिकेशन है वो भी पूरी तरह से डिजिटल होगा। ये नहीं कि कोई क्लर्क उसको लेके जो है अलग अलग छाटेगा, तो वो भी अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। और आंकड़ों को मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना कर्मियों द्वारा 16 भाषाओं में जानकारियां प्रेषित की जाएंगी। यानी जितना भी डेटा है वो 16 भाषाओं में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 16वीं जनगणना में अब कितने लोग जो है लगभग लगेंगे, तो लगभग 30 लाख कर्मचारी, जिनको हम जनसंख्या प्रगणक कहते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, निगम के कर्मचारी और अन्य विभागों से कर्मचारी होंगे। तो लगभग 30 लाख लोग लगेंगे जो इतनी बड़ी जनगणना को संपादित कराएंगे, असम को छोड़कर। यानी असम में जो है ये लोग नहीं लगेंगे। जनगणना प्रगणकों यानी कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों की सहभागिता की जाएगी। इनका जो मानदेय है इसका भुगतान, यानी जो जनगणना करने वाले कर्मचारी हैं इनका भुगतान नगद नहीं दिया जाएगा। इनको जो है डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, या पीएफएमएस पोर्टल जो होता है, जो ऑनलाइन जो है खाते में पैसा भेजने का एक पोर्टल होता है, उसके माध्यम से सीधे खाते में पैसा भेजा जाएगा। और जो जनगणना के ये कर्मचारी हैं, कितने, लगभग 30 लाख, इनको जो मानदेय दिया जा रहा है ये पूरे जनगणना बजट का कितना है, 60% है। यानी जो 60% खर्चा है वो जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के जो उनको मानदेय दिया जाएगा उस पर होगा। और आम जनता को जनसांख्यिकीय आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी की पूरी जनगणना की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। जो भी आंकड़े होंगे उसको भारत का एक आम नागरिक अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल पर पूरे के पूरे आंकड़ों को देख सकेगा पोर्टल पर। वो चाहे पूरे देश में किसी भी जगह का आंकड़ा वो एसेस कर सकेगा, देख सकेगा। डेटा संकलन में गुणवत्ता हेतु एक केंद्रीय निगरानी तंत्र और पोर्टल विकसित किया गया है। एक कोड डायरेक्टरी की व्यवस्था की जाएगी जिसमें प्राप्त आंकड़ों को कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कोडिफाई कर दिया जाएगा। आप जानते हैं जब किसी चीज को कोडिफाई करते हैं तो बड़े बड़े आंकड़े जो है छोटे छोटे जो है कोड्स में चेंज हो जाते हैं, जिससे जो है वो कम समय में, यानी समय की बचत हो जाती है। और जनगणना के जो आंकड़े होंगे इनको सभी मंत्रालयों को, राज्यों को, जिलों को, सांसदों, विधायकों, पार्षदों, डीएम, एसडीएम, ग्राम प्रधान, सभी को ये दे दिया जाएगा पारदर्शी तरीके से, जिससे उस जनगणना के आंकड़े से अपने स्तर पर जो है जो वो नीति, कानून या जो भी वो प्लानिंग बनाना चाहते हैं वो बना सकें। ब्लॉक स्तर के आंकड़ों को भी परिसीमन आयोग, जो निर्वाचन आयोग का काम है परिसीमन करना, तो उसके लिए जो है यूज किया जाएगा। कुछ एक दो और विशेषताएं हैं। जनसंख्या आंकड़े विभिन्न अनुसंधान संगठनों, हितधारकों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जनगणना निष्कर्ष को सरल भाषा में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अब हमने 16वीं जनगणना के बारे में, उसकी प्लानिंग और उसका जो है विशेषताएं पढ़ लिया है। अब हम एक नज़र डालते हैं 15वीं जनगणना और 16वीं जनगणना में क्या प्रमुख अंतर थे। तो जनगणना कार्य कब से शुरू हुआ था, 15वीं की बात हो रही, 2011 की जनगणना की, 1 मई 2010 से प्रारंभ हुआ था। अंतिम आंकड़े कब प्रस्तुत हुए थे, 30 अप्रैल 2013। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 3 सालों का समय, 3 साल लग गए थे जो है पिछली जनगणना में, क्योंकि पिछली जनगणना जो है डिजिटल नहीं थी, वो मैनुअल थी। इस बार यही जो है समय मुश्किल से 1 साल 1.5 साल का लगेगा फाइनल डाटा आने में, क्योंकि इस बार सारा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है। पिछली बार भी 2 चरण थे, इस बार भी 2 चरण है। पिछली बार की थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, जो कम से कम 5-6 बार एग्जाम में पूछा गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात की थीम को याद रखिएगा। प्रश्नावली की 3 सूचियां थी, जिसमें मकान सूचना, एनपीआर और परिवार की इकाई के बारे में था। कुल प्रश्न 29 पूछे गए थे। इस बार कुछ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 31। पिछली जनगणना में कुल कर्मचारी लगभग 28 लाख लगे थे, इस बार कितने लग रहे हैं, लगभग 30 लाख, यानी 2 लाख ज्यादा कर्मचारी इस बार लगाए जा रहे हैं। कुल जनसंख्या कितनी हमारे देश की निकली थी, 1.22 करोड़। और मैस्कॉट पिछली बार क्या था,
एक प्रगणक शिक्षिका थी। मैस्कॉट का मतलब एक तरह का लोगो था जिसमें एक शिक्षिका बनी हुई थी जो जनगणना कार्य को कर रही थी। इस बार का मैस्कॉट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसके बारे में जैसे ही सूचना आएगी आपको बताया जाएगा। मैस्कॉट के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, एक प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें देश के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं, आप भी भाग ले सकते हैं और आप जो है कोई अच्छा सा मैस्कॉट जो है बनाकर जो है इस पोर्टल पर भेज सकते हैं, जो जनगणना वाला पोर्टल है। अगर आपका सेलेक्ट किया जाता है तो आप प्रसिद्ध तो होंगे ही, साथ में जो है आपको उसके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। जनगणना का महत्व क्या होता है, अब हम उसको समअप करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि जनगणना एक बहुत बड़ा कार्य है, इसीलिए 10 साल बाद इसको कराया जाता है। अगर ये आसान कार्य होता तो हर साल या हर दूसरे साल या हर 5वें साल जो इसको कराया जा सकता था, लेकिन एक जनगणना कराने में इतना ज़्यादा श्रम, इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि इसको 10 साल पे हम कराते हैं। तो इसका लाभ क्या है, अगर आपसे मान लीजिए किसी परीक्षा में, मान लीजिए मेंस में, समीक्षा अधिकारी में या यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाए कि जनगणना का आखिर महत्व क्या है, तो उच्च स्तर से लेकर ग्रास रूट लेवल तक यानी जमीनी स्तर तक विकास एवं कल्याणकारी नीतियों की रूपरेखा बनाने में ये सहायक होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि क्षेत्रों में इसकी सहायता ली जाती है। लक्षित यानी टारगेटेड और कमजोर वर्गों से जुड़ी नीतियां बनाने के लिए, मान लीजिए हमको शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई नीति बनानी है नई, उनके उत्थान के लिए, तो अगर हमारे पास एक्यूरेट डाटा है, हमारे पास ये डेटा है कि वो किन क्षेत्रों में है, उनका क्लस्टर कहाँ पर है, कहाँ उनकी बहुतायत है और उनका जो है सामाजिक आर्थिक जीवन किस प्रकार का है, तो हम एक बेहतर नीति बना सकते हैं जो उनको टारगेट करते हुए हो, जिससे उनको एक्चुअल में लाभ मिल सके। अभी क्या होता है, सरकारी योजनाएं बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्टैटिक्स में जो गड़बड़ी होती है, जो संख्याओं की अपूर्णता होती है, कमी होती है, उसके कारण जो है हम एक्चुअल में वो लाभ उस वर्ग को नहीं दे पाते जो जिसके लिए वो हकदार है। नीति क्रियान्वयन यानी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की सफलता असफलता फीडबैक में मूल्यांकन करने हेतु, भारतीय जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु। यहाँ पर क्या शब्द है, सामाजिक और आर्थिक। तो सबसे पहले जैसे हमने ये जान लिया कि कितने लोग बीपीएल के नीचे हैं, कितने लोग बीपीएल के ऊपर हैं, फिर उच्च आय वर्ग के लोग, मध्य आय वर्ग के लोग, निम्न आय वर्ग के लोग कौन कौन से हैं, इस तरह के आंकड़े आ गए। फिर हमने उसमें से ये देखा कि समाज में कितने लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, क्या स्तर है उनका। शिक्षित अशिक्षित हैं तो मान लीजिए शिक्षित में हमको ये देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो रोजगार परक स्किल उनके पास है, कोई जो है उनके पास कोई स्किल ऐसी है जो वो स्वरोजगार कर सकते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई भी स्किल्ड पढ़ाई नहीं की है, सिंपली वो ग्रेजुएट हैं, सिंपली वो जो है इंटरमीडिएट हैं। तो अगर हमको बेरोजगारी को हटाने के लिए एक प्रभावी नीति बनानी है इस देश में, तो जब हमारे पास बिल्कुल सटीक आंकड़े होंगे तो हम जो है टारगेटेड तरीके से इस काम को कर पाएंगे। और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायक, अगर हमारे पास आंकड़े सही हैं, हमारे पास जानकारी सही है, तो हम जो है सही अमाउंट में पैसा रिलीज करेंगे, सही नीतियां बनाएंगे, जिससे आंकड़ों की कमी का फायदा उठाकर कोई भी भ्रष्टाचार ना कर सके। क्यों, एक उसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है तो उसके लिए जो है एक पैकेज जो है, एक लमसम पैकेज अनाउंस कर दिया जाता है कि इतने 1000 करोड़ रुपए वहां के लिए दिए गए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे क्या होता है, या तो जानबूझकर या आंकड़ों की कमी के कारण उन पैसों का सदुपयोग ना होकर उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी जो है ये जननांकीय आंकड़े या जनसंख्या के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यों में आंकड़ों का विश्लेषण और उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार सृजन में, तो रोजगार की हमने बात कर ली कि रोजगार के हम अवसर अच्छी तरह से तभी दे पाएंगे जब हमारे पास ये पता हो कि हमारी जो आबादी है, हमारे जो नागरिक हैं, उनका शिक्षा का स्तर, उनका रोजगार का स्तर, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर एक्चुअल में क्या है। तो उदाहरण के लिए जनगणना 2021 में जनगणना प्रक्रिया में 2 करोड़ 40 लाख मानव दिवस के रोजगारों का
सृजन होगा, तभी तो इतनी भारी भरकम राशि खर्च हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जनगणना 2021 जिसका आगाज़ होने वाला है 1 अप्रैल से, उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं उसको हमने यहाँ पर समझा। और आप इस वीडियो को एक बार और देखिए जो है ध्यान से, जिससे सारे आंकड़े, सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।